नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी उपन्यास पर। तो लीजिए सुनते हैं ट्वाइलाइट एडवर्ड वर्जिन का अध्याय 5, इनविटेशन यानी निमंत्रण। हाई स्कूल अब सिर्फ यातना नहीं रही, यह विशुद्ध रूप से नर्क थी। यातना और आग, हाँ मेरे पास दोनों थे। मैं अब सब कुछ सही ढंग से कर रहा था। हर आई पर बिंदु, हर टी पर क्रॉस। कोई भी यह शिकायत नहीं कर सकता था कि मैं अपनी जिम्मेदारियों से बच रहा हूँ। एस्मे को खुश करने और दूसरों की रक्षा करने के लिए मैं फोक्स में ही रहा। मैं अपने पुराने शेड्यूल पर लौट आया। मैंने बाकी लोगों से ज्यादा शिकार नहीं किया। हर दिन मैं हाई स्कूल जाता था और इंसान की तरह व्यवहार करता था। हर दिन मैं कलिंस के बारे में कुछ भी नया सुनने के लिए ध्यान लगाता। कभी कुछ नया नहीं होता था। लड़की ने अपने संदेह के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। उसने बस वही कहानी दोहराई। मैं उसके साथ खड़ा था और फिर उसे रास्ते से हटा दिया, जब तक कि उसके उत्सुक श्रोता ऊब नहीं गए और अधिक विवरण पूछना बंद नहीं कर दिया। कोई खतरा नहीं था। मेरी जल्दबाजी की कार्रवाई से किसी को चोट नहीं पहुंची थी, किसी और को नहीं बल्कि खुद को। मैं भविष्य को बदलने के लिए दृढ़ था। खुद के लिए तय करना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन मेरे पास जीने के लिए कोई और विकल्प नहीं था। एलिस ने कहा कि मैं उस लड़की से दूर रहने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं था। मैं उसे गलत साबित कर दूंगा। मैंने सोचा था कि पहला दिन सबसे कठिन होगा। इसके अंत तक मुझे यकीन हो गया था कि ऐसा ही था, हालांकि मैं गलत था। यह जानकर मुझे गुस्सा आ रहा था कि मैं लड़की को चोट पहुंचाऊंगा। मैंने खुद को इस तथ्य से सांत्वना दी कि उसका दर्द मेरे दर्द की तुलना में एक छोटी सी चुभन से ज्यादा कुछ नहीं होगा। अस्वीकृति का एक छोटा सा दंश। बेला एक इंसान थी और वो जानती थी कि मैं कुछ और हूँ, कुछ गलत, कुछ डरावना। जब मैं उससे अपना चेहरा दूर कर लूंगा और दिखावा करूंगा कि वो मौजूद ही नहीं है, तो उसे शायद चोट लगने के बजाय राहत मिलेगी। हेलो एडवर्ड, उसने मुझे उस पहले दिन बायोलॉजी में वापस आकर अभिवादन किया था। उसकी आवाज सुखद दोस्ताना थी। पिछली बार जब मैंने उससे बात की थी तब से 180 डिग्री अलग। क्यों? इस बदलाव का क्या मतलब था? क्या वो भूल गई थी, या उसने तय किया था कि उसने या उसने तय किया कि पूरी घटना की या उसने तय किया कि उसकी या उसने तय किया कि उसने पूरी घटना की कल्पना की थी। क्या वह संभवतः मुझे अपने वादे पर खरा न उतरने के लिए कभी माफ करेगी? सवालों ने मुझे हर बार सांस लेने पर प्यास की तरह चुभोया और घुमाया था। बस एक पल उसकी आंखों में देखने के लिए बस एक पल उसकी आंखों में देखने के लिए बस यह देखने के लिए क्या मैं वहां उत्तर पढ़ सकता हूँ? नहीं, मैं खुद को इसकी भी अनुमति नहीं दे सकता था। अगर मैं भविष्य बदलने जा रहा था तो नहीं। मैंने कमरे के सामने से नजर हटाए बिना अपनी ठुड्डी को 1 इंच उसकी दिशा में घुमाया। मैंने एक बार सिर हिलाया, फिर अपना चेहरा सीधा आगे की ओर घुमाया। उसने मुझसे फिर बात नहीं की। उस दोपहर जैसे स्कूल खत्म हुआ, मैंने अपनी भूमिका निभाई। मैं सिएटल की आधी दूरी तक दौड़ा, जैसा कि मैंने पिछले दिन किया था। ऐसा लग रहा था कि मैं दर्द को थोड़ा बेहतर तरीके से संभाल सकता हूँ। जब मैं जमीन पर उड़ रहा था, मेरे आसपास की हर चीज हरे रंग में बदल रही थी। यह दौड़ मेरी रोज की आदत बन गई। क्या मैं उससे प्यार करता था? मुझे नहीं लगता, अभी तक तो नहीं। हालांकि एलिस के उस भविष्य की झलकें मेरे साथ थी और मैं देख सकता था कि बेला से प्यार करना कितना आसान होगा। यह बिल्कुल गिरने जैसा होगा, बिना किसी प्रयास के। खुद को उससे प्यार न करने देना गिरने के विपरीत था। यह खुद को एक चट्टान पर हाथ से ऊपर खींचना था। यह काम इतना कठिन था कि मानो मेरे पास नश्वर शक्ति से ज्यादा कुछ नहीं था। 1 महीने से ज्यादा समय बीत गया और हर दिन यह मुश्किल होता गया। यह मेरे लिए कोई मतलब नहीं रखता था। मैं इससे उबरने संघर्ष के आसान होने या कम से कम समतल होने का इंतजार करता रहा।
यही बात एलिस ने कही होगी जब उसने भविष्यवाणी की थी कि मैं उस लड़की से दूर नहीं रह पाऊंगा। उसने दर्द को बढ़ते हुए देखा था, लेकिन मैं दर्द को झेल सकता था। मैं बेला के भविष्य को बर्बाद नहीं होने दूंगा। अगर मुझे उससे प्यार करना तय था तो क्या उससे दूर रहना ही सबसे बड़ा काम नहीं था जो मैं कर सकता था। हालांकि उससे दूर रहना मेरी सहन करने की सीमा थी। मैं उसे अनदेखा करने का नाटक कर सकता था और कभी उसकी तरफ नहीं देख सकता था। मैं यह नाटक कर सकता था कि वह मेरे लिए कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं यह नाटक कर सकता था कि वह मेरे लिए कोई दिलचस्पी नहीं रखती। मैं यह नाटक कर सकता था वह मेरे लिए कोई दिलचस्पी की चीज नहीं है। लेकिन फिर भी मैं उसकी हर सांस, उसके हर शब्द पर ध्यान देता था। मैं उसे अपनी आंखों से नहीं देख सकता था, इसलिए मैं दूसरों की आंखों से देखता था। मेरे ज्यादातर विचार उसके इर्द गिर्द घूमते थे, जैसे कि वह मेरे दिमाग के गुरुत्वाकर्षण का केंद्र हो। जैसे जैसे यह नर्क बढ़ता गया, मैंने अपनी पीड़ाओं को 4 श्रेणियों में बांट दिया। पहली 2 परिचित थी, उसकी खुशबू और उसकी खामोशी, या बल्कि सच कहूं तो खुद पर जिम्मेदारी लेना। जहां से उसका संबंध था मेरी प्यास और मेरी जिज्ञासा। प्यास मेरी पीड़ाओं में सबसे मौलिक थी। जीव विज्ञान में अब मेरी आदत बन गई थी कि मैं बिल्कुल भी सांस नहीं लेता था। बेशक हमेशा अपवाद होते थे, जब मुझे किसी प्रश्न का उत्तर देना होता था और मुझे बोलने के लिए अपनी सांस की जरूरत होती थी। हर बार जब मैं लड़की के आसपास की हवा को चखता था तो वह पहले दिन की ही तरह होती थी। आग और जरूरत और क्रूर हिंसा जो मुक्त होने के लिए बेताब थे। उन क्षणों में तर्क या संयम से थोड़ा भी चिपकना मुश्किल था। और ठीक उस पहले दिन की तरह मेरे अंदर का राक्षस दहाड़ता था, सतह के इतने करीब। जिज्ञासा मेरी पीड़ाओं में सबसे निरंतर थी। यह सवाल मेरे दिमाग से कभी नहीं गया कि वो अब क्या सोच रही है। जब मैंने उसकी शांत आह सुनी, जब उसने अनजाने में अपनी उंगली के चारों ओर बाल के एक लट को घुमाया, जब उसने अपनी किताबों को सामान्य से अधिक बल से नीचे फेंका, जब वह देर से कक्षा में भागी, जब उसने अधीरता से फर्श पर अपना पैर पटक दिया, मेरी परिधीय दृष्टि में कैद प्रत्येक हरकत एक पागल करने वाला रहस्य थी। जब वह अन्य मानव छात्रों से बात करती थी तो मैं उसके हर शब्द और लहजे का विश्लेषण करता था। क्या वह अपने विचार व्यक्त कर रही थी या वह जो उसे लगता था कि उसे कहना चाहिए वो कहती थी। मुझे अक्सर ऐसा लगता था कि वो वही कहने की कोशिश करती थी जो उसके श्रोताओं को उम्मीद होती थी, और इससे मुझे अपने परिवार और भ्रम की हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की याद आ जाती कि हम उससे बेहतर थे, लेकिन उसे कोई भूमिका क्यों निभानी पड़ती है। वह उनमें से एक थी, एक मानव किशोरी। बस वह कभी कभी ऐसा व्यवहार नहीं करती थी। उदाहरण के लिए मिस्टर बैनर ने जीव विज्ञान में एक समूह परियोजना सौंपी। यह उनकी प्रथा थी कि छात्रों को अपने साथी चुनने की अनुमति दी जाती थी, जैसा कि समूह परियोजनाओं के साथ हमेशा होता था। महत्वाकांक्षी छात्रों में सबसे साहसी बेथ डॉस और निकोलस लागारिथ ने तुरंत पूछा कि क्या मैं उनके साथ शामिल होऊंगा। मैंने स्वीकृति को कंधे उचकाकर स्वीकार कर लिया। वे जानते थे कि मैं अपना हिस्सा पूरी तरह से पूरा कर लूंगा। अगर वे इसे अधूरा छोड़ देते हैं तो उनका भी कर दूंगा। यह आश्चर्य नहीं था कि माइक ने बेला के साथ गठबंधन किया, जो अप्रत्याशित था। वह बेला को अपने समूह की तीसरी सदस्य तारा गैल्वास पर जोर देना था। जो अप्रत्याशित था वो ये था कि बेला का अपने समूह के तीसरे सदस्य के रूप में तारा गैल्वास पर जोर देना। मिस्टर बैनर को आमतौर पर तारा को एक समूह में शामिल करना पड़ता था। जब बेला ने उसके कंधे पर थपथपाया और अजीब तरीके से पूछा कि क्या वह उसके और माइक के साथ काम करना चाहती है, तो वह खुश होने के बजाय हैरान दिखी। जो भी हो, तारा ने जवाब दिया। जब वह अपनी सीट पर वापस आई तो माइक ने उस पर फुसफुसाते हुए कहा, वो पूरी तरह से नशे में है, वो कोई काम नहीं करेगी। मुझे लगता है बायोलॉजी में वो फेल हो रही है। बेला ने अपना सिर हिलाया और फुसफुसाते हुए कहा, उसकी चिंता मत करो, वह जो भी चूकेगी मैं उसे पूरा कर दूंगी।
माइक को यह पसंद नहीं आया। तुमने ऐसा क्यों किया? यह वही सवाल था जिसे मैं उससे पूछने के लिए बेताब था, हालांकि उसी लहजे में नहीं। तारा वास्तव में बायोलॉजी में फेल हो रही थी। मिस्टर बैनर अब उसके बारे में सोच रहे थे, बेला के चयन से हैरान और भावुक दोनों। कोई भी उस बच्चे को मौका नहीं देता। बेला का भला हुआ, वह इन नरभक्षियों से अधिक दयालु है। क्या बेला ने देखा कि कैसे तारा को बाकी क्लास के लोग अक्सर बहिष्कृत कर देते थे? मुझे उसके पास जाने के लिए दयालुता के अलावा कोई कारण नहीं सूझा। खासकर बेला की शर्मीली प्रकृति को देखते हुए मुझे आश्चर्य हुआ कि इससे उसे कितनी असुविधा हुई होगी, और मैंने तय किया कि वो ये शायद किसी भी अन्य इंसान की तुलना में कहीं ज्यादा है जो किसी अजनबी के लिए सहने को तैयार होगी। बेला की जीव विज्ञान की समझ को देखते हुए मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या इस प्रोजेक्ट से मिले ग्रेड तारा को कम से कम इस क्लास में फेल होने से बचा पाएंगे। और ठीक यही हुआ। फिर लंच के समय जेसिका और लॉरेन अपनी बकेट लिस्ट में नंबर 1 ड्रीम डेस्टिनेशन के बारे में बात कर रही थी। जेसिका ने जमैका को चुना, लेकिन लॉरेन ने फ्रेंच रिवेरा के बारे में, टायलर ने मशहूर रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट के बारे में सोचते हुए एम्स्टर्डम का नाम लिया, और बाकी लोगों ने भी जवाब देना शुरू कर दिया। मैं उत्सुकता से बेला के सवाल के जवाब का इंतजार कर रहा था, लेकिन माइक, जिसे रियो का विचार पसंद आया, के सवाल पूछने से पहले ही एरिक ने उत्साह से कॉमिक कॉन का नाम लिया और टेबल पर हंसी की गड़गड़ाहट गूंज उठी। क्या वो बेवकूफ है? लॉरेन ने फुसफुसाया। जेसिका ने ठहाका लगाया। मुझे पता है ना? टायलर ने अपनी आंखें घुमाई। तुम्हें कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी, माइक ने एरिक से कहा। बेला की आवाज, जो हमेशा की तरह डरपोक आवाज से ज्यादा तेज थी, इस झगड़े को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। बेला की आवाज, जो हमेशा की तरह डरपोक आवाज से ज्यादा तेज थी, ने इस झगड़े को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। नहीं, ये बढ़िया है, बेला ने जोर दिया। मैं भी यहीं जाना चाहती हूँ। माइक तुरंत पीछे हट गया। मेरा मतलब है, मुझे लगता है कि कुछ ड्रेस अच्छी हैं। गुलाम लिया, मुझे चुप रहना चाहिए था। जेसिका और लॉरेन ने एक दूसरे को देखकर भौहें सिकोड़े। प्लीज, लॉरेन ने सोचा, हमें जरूर जाना चाहिए। एरिक ने बेला को उत्साहित करते हुए कहा। मेरा मतलब है, जब हम पर्याप्त बचत कर लेंगे। बेला के साथ कॉमिक कॉन से भी बेहतर। बेला एक पल के लिए चौंक गई, लेकिन लॉरेन के हाव भाव पर एक नजर डालने के बाद उसने फिर से कहा, हाँ, मैं चाहती तो हूँ, हालांकि ये शायद बहुत महंगा है ना? एरिक ने टिकट की कीमतों और होटल बनाम कार में सोने के बारे में बात करना शुरू किया। जेसिका और लॉरेन अपनी पिछली बातचीत पर लौट आए, जबकि माइक दुखी होकर एरिक और बेला की बातें सुन रहा था। तुम्हें क्या लगता है कि यह 2 दिन की ड्राइव है या 3 दिन की? एरिक पूछ रहा था। मुझे कोई आइडिया नहीं है, बेला ने कहा। ठीक है, यहाँ से फिनिक्स तक ड्राइव करने में कितना समय लगता है? तुम इसे 2 दिन में कर सकते हो, उसने आत्मविश्वास से कहा, यदि आप दिन में 15 घंटे ड्राइव करने के लिए तैयार हैं तो। यदि आप दिन में 15 घंटे ड्राइव करने को तैयार हैं तो सैन डियागो उससे थोड़ा करीब होना चाहिए, है ना? मैं अकेला व्यक्ति था जिसने बेला के दिमाग में चल रही रोशनी देखी। ओ हाँ, सैन डियागो निश्चित रूप से करीब है, फिर भी 2 दिन तो पक्का है। यह स्पष्ट था कि उसे कॉमिक कॉन का लोकेशन भी नहीं पता था। उसने केवल एरिक को चिढ़ाने से बचाने के लिए यह बात कही थी। यह उसके चरित्र का खुलासा था। मैं हमेशा अपनी लिस्ट को कंपाइल कर रहा था, लेकिन अब मुझे कभी नहीं पता चलेगा उसने अपने लिए कौन सी जगह चुनी होगी। माइक भी लगभग असंतुष्ट था, लेकिन वह उसकी असली मंशा से अनजान लग रहा था। उसके साथ अक्सर ऐसा ही होता था, किसी और की जरूरत के अलावा कभी भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलती। जब भी उसके मानवीय मित्रों का समूह एक दूसरे के प्रति बहुत क्रूर हो जाता था तो विषय बदल देना, अगर कोई शिक्षक उदास लगता तो उसके पाठ के लिए उसे धन्यवाद देना, अपने लॉकर को किसी और के लिए छोड़ देना ताकि 2 सबसे अच्छे दोस्त पड़ोसी बन सके। एक खास तरह की मुस्कान जो संतुष्ट दोस्तों के लिए कभी सामने नहीं आती थी, केवल किसी ऐसे व्यक्ति के सामने प्रकट होती थी जो दुखी होता था। छोटी छोटी चीजें जो उसके किसी भी परिचित या प्रशंसक ने कभी नहीं देखी,
इन सभी छोटी छोटी चीजों के जरिए मैं अपनी सूची में सबसे महत्वपूर्ण गुण जोड़ने में सक्षम था, जो कि उन सभी में सबसे ज्यादा उजागर करने वाला था। आसान शब्दों में कहें तो ये बहुत रेयर था। बेला अच्छी थी। बाकी सभी चीजें उस पूरे में जुड़ गईं। बाकी सभी चीजें उस पूरे में जुड़ गईं। दयालु, आत्मविनम्र, निस्वार्थ और बहादुर। वो पूरी तरह से अच्छी थी और मेरे अलावा किसी को भी इस बात का एहसास तक नहीं था। हालांकि माइक निश्चित रूप से उसे बार बार ऑब्जर्व कर रहा था और यहीं पर मेरी पीड़ाओं में सबसे आश्चर्यजनक था माइक न्यूटन। कौन सोच सकता था कितना सामान्य, उबाऊ, नश्वर इंसान इतना क्रोध दिलाने वाला हो सकता है। सच कहूं तो मुझे उसके प्रति कुछ आभार महसूस करना चाहिए था। दूसरों से ज्यादा उसने लड़की को बात करने के लिए प्रेरित किया था। मैंने इन वार्तालापों के माध्यम से उसके बारे में बहुत कुछ जाना, लेकिन इस काम में माइक की सहायता ने मुझे और भी परेशान कर दिया। मैं नहीं चाहता था कि वह उसके रहस्यों का उजागर करे। इससे मदद मिली कि उसने कभी उसके छोटे छोटे रहस्योद्घाटनों, उसकी छोटी छोटी गलतियों पर ध्यान नहीं दिया। वो उसके बारे में कुछ नहीं जानता। उसने अपने दिमाग में एक बेला बनाई थी जो कि अस्तित्व में थी ही नहीं, एक लड़की जो उसके जैसी ही सामान्य थी। उसने उस निस्वार्थता और बहादुरी को नहीं देखा था जो उसे अन्य मनुष्यों से अलग करती थी। उसके बोले गए विचारों की असामान्य परिपक्वता को नहीं सुना था। उसने यह नहीं देखा था कि जब वह अपनी माँ के बारे में बात करती थी तो वह एक पेरेंट की तरह लगती थी जो बच्चे के बारे में बात कर रहे होते थे, न कि इसके विपरीत प्यार करने वाले, कृपालु, थोड़े से खुश और बेहद सुरक्षात्मक। जब वह उसकी बेतुकी कहानियों में दिलचस्पी दिखाती तो उसे उसकी आवाज में पेशेंस नहीं सुनाई देता था और उस पेशेंस के पीछे की करुणा का अनुमान नहीं लगा पाता था। हालांकि इन उपयोगी खोजों से भी मुझे उस लड़के के प्रति कोई आकर्षण नहीं हुआ। बेला को जिस तरह वह पॉजिटिव तरीके से देखता था, मानो एक सामान हो जिसे हासिल किया जाना था। उसने मुझे इसके बारे में उसकी भद्दी कल्पनाओं जितना ही उत्तेजित किया। समय बीतने के साथ साथ वह भी उसके प्रति अधिक आश्वस्त होता जा रहा था, क्योंकि वह उसे उसके प्रतिद्वंदियों टाइलर क्राउली, एरिक यॉर्की और यहाँ तक कि कभी कभी मुझे भी से अधिक पसंद करती थी। वह नियमित रूप से बायोलॉजी शुरू होने से पहले हमारी मेज पर उसके बगल में बैठता था, उससे बातें करता था, उसकी मुस्कुराहट से प्रोत्साहित होता था। बस विनम्र मुस्कान, मैंने खुद से कहा। फिर भी मैं अक्सर खुद को कमरे के पार और दूर की दीवार पर उससे पीछे से मारने की कल्पना करके खुश होता था। यह उसे घातक रूप से घायल नहीं करेगा। माइक अक्सर मुझे प्रतिद्वंदी के रूप में नहीं देखता था। दुर्घटना के बाद उसे चिंता थी कि बेला और मैं साझा अनुभव से एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, लेकिन जाहिर है इसका परिणाम विपरीत हुआ। पहले उसे इस बात से परेशानी थी कि मैं बेला को उसके साथियों से अलग करके अपनी ओर ध्यान आकर्षित करूंगा, लेकिन अब मैंने उसे भी दूसरों की तरह पूरी तरह से अनदेखा कर दिया और वह लापरवाह हो गया। अब वह क्या सोच रही थी? क्या उसे इसका ध्यान पसंद आया? और अंत में मेरी पीड़ाओं में से आखिरी, सबसे दर्दनाक, बेला की उदासीनता। जैसे ही मैंने उसे अनदेखा किया, उसने मुझे भी अनदेखा कर दिया। उसने फिर कभी मुझसे बात करने की कोशिश नहीं की। जहां तक मुझे पता था उसने कभी मेरे बारे में सोचा भी नहीं। वो ये मुझे पागल कर सकता था या इससे भी बदतर मेरा संकल्प तोड़ सकता था, सिवाय इसके कि वह कभी कभी मुझे वैसे ही घूरती थी जैसे वह पहले करती थी। मैं इसे खुद नहीं देख पाया क्योंकि मैं खुद को उसकी ओर देखने की अनुमति नहीं दे सकता था, लेकिन एलिस हमेशा हमें चेतावनी देती थी। दूसरे लोग अभी भी लड़की के समस्याग्रस्त ज्ञान से सावधान थे। इसमें कुछ हद तक दर्द कम हो गया कि वह कभी कभी दूर से मुझे देखती थी। बेशक वो शायद सोच रही थी कि मैं किस तरह का इंसान हूं। बेला 1 मिनट में एडवर्ड को घूरने वाली है। सामान्य दिखो।
एलिस ने मार्च में एक मंगलवार को कहा, और बाकी लोग बेचैनी से अपना वजन बदलने में सावधान थे। मैंने ध्यान दिया कि वह कितनी बार मेरी ओर देखती है। यह मुझे अच्छा लगा। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए था कि कम कि हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए था कि समय बीतने के साथ उसकी आवृत्ति कम नहीं हुई। मुझे नहीं पता था कि इसका क्या मतलब है, लेकिन इससे मुझे अच्छा महसूस हुआ। एलिस ने आह भरी। आई विश। इससे दूर रहो एलिस, मैंने अपनी सांस के नीचे कहा। ऐसा नहीं होने वाला है। उसने मुंह बनाया। एलिस बेला के साथ अपनी कल्पना की दोस्ती बनाने के लिए उत्सुक थी। एक अजीब तरह से वह उस लड़की को याद करती थी जिसे वह नहीं जानती थी। मैं मानती हूँ तुम जितना मैंने सोचा था उससे बेहतर हो। तुमने भविष्य को फिर से उलझा दिया और बेतुका बना दिया है। मुझे उम्मीद है कि तुम खुश हो। यह मुझे बहुत समझ में आता है, उसने नाजुक ढंग से कहा। मैंने उसे चुप कराने की कोशिश की जो कि बातचीत के लिए बहुत अधीर थी। मैं बहुत अच्छे मूड में नहीं था। जितना मैंने किसी को भी नहीं दिखाया उससे कहीं ज्यादा तनाव में था। सिर्फ जैस्पर ही जानता था कि मैं कितना ज्यादा परेशान हूँ। दूसरों के मूड को समझने और प्रभावित करने की अपनी अनोखी क्षमता के साथ वह मुझमें से तनाव को महसूस कर रहा था। हालांकि वह मूड के पीछे के कारणों को नहीं समझ पाया, और चूंकि मैं इन दिनों लगातार खराब मूड में था, इसलिए उसने इसे अनदेखा कर दिया। आज का दिन मुश्किल होने वाला था, पिछले दिन से ज्यादा मुश्किल, जैसा कि पैटर्न था। माइक न्यूटन बेला को डेट के लिए पूछने जा रहा था। लड़कियों के पसंद का डांस नजदीक था और उसे बहुत उम्मीद थी कि बेला उससे पूछेगी। उसने ऐसा नहीं किया, जिससे उसका आत्मविश्वास डगमगा गया था। अब वह एक असहज स्थिति में था। मुझे उसकी बेचैनी का जितना आनंद लेना चाहिए था उससे कहीं ज्यादा ले रहा था, क्योंकि जेसिका स्टैनली ने उसे आमंत्रित किया था। वो हाँ नहीं कहना चाहता था, फिर भी उसे उम्मीद थी कि बेला उसे चुनेगी और उसे अपने अन्य संभावित प्रेमियों पर विजेता साबित करेगी। लेकिन वह ना नहीं कहना चाहता था, जिससे कि उसे डांस पार्टी को पूरी तरह से छोड़ना ना पड़े। जेसिका उसकी हिचकिचाहट से आहत थी और इसके पीछे के कारण का अनुमान लगा रही थी। बेला पर तीखे हमले कर रही थी। फिर से मेरे अंदर खुद को उसके और जेसिका के गुस्से भरे विचारों के बीच रखने की प्रवृत्ति आई। मैं अब अपनी प्रवृत्ति को बेहतर ढंग से समझ गया, लेकिन जब मैं उस पर काम नहीं कर पाया तो और भी निराशाजनक हो गई। यह सोचना कि यह इस हद तक पहुंच गया था। मैं हाई स्कूल के उन छोटे मोटे नाटकों पर पूरी तरह से केंद्रित था जिन्हें मैं कभी बहुत घृणा से देखता था। माइक बेला को बायोलॉजी में ले जाते हुए अपनी हिम्मत जुटा रहा था। मैं उनके आने का इंतजार करते हुए उसके संघर्ष को सुन रहा था। लड़का कमजोर था। उसने जानबूझकर इस डांस पार्टी का इंतजार किया था। उसे डर था कि वह अपनी दीवानगी को जाहिर न कर दे इससे पहले कि वह उसके लिए कोई खास पसंद दिखाए। वह खुद को अस्वीकार किए जाने के लिए कमजोर नहीं बनाना चाहता था। वह चाहता था कि बेला पहले कदम उठाए। कायर। वह फिर से हमारी मेज पर बैठ गया। लंबे समय से परिचित होने के कारण सहज था, और मैंने कल्पना की कि अगर उसका शरीर विपरीत दीवार से इतना जोर से टकराए कि उसकी ज्यादातर हड्डियां टूट जाएं तो क्या आवाज होगी। तो उसने लड़की से कहा। उसकी आंखें फर्श पर टिकी हुई थीं। जेसिका ने मुझे स्प्रिंग डांस के लिए इनवाइट किया था। ओह, ये बहुत बढ़िया है, बेला ने तुरंत और उत्साह के साथ उत्तर दिया। उसने उसकी आवाज में उत्साह सुना। इससे माइक के लिए मुस्कुराना मुश्किल हो गया। वह निराशा की उम्मीद कर रहा था। जेसिका के साथ तुम्हें बहुत मजा आएगा। यह सब वो सही जवाब के लिए संघर्ष कर रहा था। वह झिझका और लगभग पीछे मुड़ गया। फिर वो संभल गया। मैंने उससे कहा कि मुझे इसके बारे में सोचना होगा। तुम ऐसा क्यों करोगे? उसने पूछा। उसका लहजा अस्वीकृतिपूर्ण था, लेकिन साथ ही राहत की हल्की सी झलक भी थी। इसका क्या मतलब था? एक अप्रत्याशित तीव्र क्रोध ने मेरे हाथों को मुट्ठियों में कस दिया। माइक ने उसकी राहत की आवाज नहीं सुनी। उसका चेहरा लाल हो गया। मुझे अचानक लगा कि यह एक खुला निमंत्रण है, और बोलते समय उसने फिर से फर्श की ओर देखा। मैं सोच रहा था कि शायद तुम मुझसे पूछने की प्लानिंग कर रही हो। बेला झिझकी।
उस पल में मैंने भविष्य को एलिस से कहीं ज्यादा साफ देखा। लड़की माइक के अनकहे सवाल पर अभी लड़की माइक के अनकहे सवाल पर अभी भी हाँ कह सकती है, या शायद ना कह सकती है, लेकिन किसी भी तरह जल्द ही किसी दिन वह किसी को तो हाँ कहेगी ही। वह प्यारी और आकर्षक थी और मानव पुरुष इस तथ्य से अनजान नहीं थे। चाहे वह इस नीरस भीड़ में से किसी के साथ बस जाए, चाहे वो इस नीरस भीड़ में से किसी के साथ भी बस जाए, या फॉक्स से मुक्त होने का तक इंतजार करें, वो दिन आएगा जब वो हाँ कहेगी। मैंने उसका जीवन वैसे ही देखा जैसे मैंने पहले देखा था, कॉलेज, करियर, प्यार, शादी। मैंने उसे फिर से उसके हाथों को अपने पिता के हाथ में देखा, सफेद कपड़े पहने, वैगनर के ब्राइडल कोरस के धुन पर नाचते हुए उसका चेहरा खुशी से लाल हो गया। इस भविष्य की कल्पना करते समय मुझे जो दर्द महसूस हुआ उसने मुझे परिवर्तन की पीड़ा की याद दिला दी। ये मुझे खाए जा रहा था। यह सिर्फ दर्द ही नहीं था बल्कि पूरी तरह से गुस्सा था। क्रोध किसी तरह की शारीरिक अभिव्यक्ति के लिए तड़प रहा था। हालांकि ये महत्वहीन अयोग्य लड़का वह नहीं हो सकता था जिसके लिए बेला हाँ कहेगी। मैं अपनी मुट्ठी से उसके सिर को कुचलना चाहता था ताकि वो जो भी हो उसके प्रतिनिधि के रूप में खड़ा हो सके। मैं इस भावना को समझ नहीं पाया। क्या दर्द, क्रोध, इच्छा और निराशा का ऐसा जाल था? मैं इस भावना को समझ नहीं पाया क्योंकि ये दर्द, क्रोध, इच्छा और निराशा का जाल था। मैंने इसे पहले कभी महसूस नहीं किया। मैं इसे नाम नहीं दे सकता था। माइक, मुझे लगता है तुम्हें उसे हाँ कह देना चाहिए, बेला ने कोमल आवाज में कहा। माइक की उम्मीद टूट गई। मैं अन्य परिस्थितियों में इसका आनंद लेता, लेकिन मैं उस झटके और पश्चाताप में खो गया था जो दर्द और क्रोध ने मेरे साथ किया था। एलिस सही थी, मैं इतना मजबूत नहीं था। अभी वह भविष्य को घूमते फिरते फिर से विकृत होते हुए देख रही होगी। क्या ये उसे खुश करेगा? क्या आपने पहले इससे किसी से पूछ लिया है? क्या उसे खुश करेगा? क्या तुमने पहले ही किसी से पूछा है? माइक ने उदास होकर पूछा। उसने कई हफ्तों पहली बार मुझे संदिग्ध रूप में देखा। मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपनी रुचि को धोखा दिया है। मेरा सिर बेला की दिशा में झुका हुआ था। उसके विचारों में पर्याप्त जंगली ईर्ष्या, उसके प्रति ईर्ष्या जिसे वो अधिक पसंद करती थी, ने अचानक मेरी भावनाओं को नाम दे दिया। मैं ईर्ष्यालु था। नहीं, लड़की ने अपनी आवाज में हास्य के भाव लड़की ने अपनी आवाज में हास्य लाते हुए कहा, मैं डांस पार्टी में नहीं जा रही हूँ। सारे पश्चाताप और गुस्से के बीच मुझे उसके शब्दों से राहत महसूस हुई। माइक और बेला में दिलचस्पी रखने वाले अन्य लोगों को प्रतिद्वंदी मानना गलत था, यहाँ तक कि खतरनाक भी। लेकिन मुझे यह स्वीकार करना पड़ा कि वे बस ऐसे ही हो गए थे। क्यों नहीं? माइक ने कठोरता से पूछा। मुझे बुरा लगा कि उसने उसके साथ इस लहजे का इस्तेमाल किया। मैंने अपने मुंह से गुर्राहट को दबा लिया। मैं उस शनिवार को सियाटल जा रही हूँ, उसने जवाब दिया। जिज्ञासा पहले जितनी भयानक नहीं थी। अब जब मैं हर चीज का जवाब जानने का पूरा इरादा कर रहा था, मुझे इस नए रहस्योद्घाटन के पीछे के कारणों का जल्दी ही पता चल जाएगा। माइक की आवाज अप्रिय रूप से चापलूसी वाली हो गई। क्या तुम किसी दूसरे वीकेंड पर नहीं जा सकती? सॉरी, पर नहीं। बेला अब रूखी हो गई थी। तो तुम्हें जेस को और इंतजार नहीं करवाना चाहिए, यह असभ्यता है। जेसिका की भावनाओं के लिए उसकी चिंता ने मेरी ईर्ष्या की आग को और भड़का दिया। सियाटल की यह यात्रा स्पष्ट रूप से मना करने का एक बहाना थी। क्या उसने केवल अपने दोस्त के प्रति वफादारी के कारण मना किया था? वह इसके लिए पर्याप्त निस्वार्थ थी। क्या वह वास्तव में चाहती थी कि वो हाँ कह सके, या दोनों अनुमान गलत थे? क्या वह किसी और में रुचि रखती है? हाँ, तुम सही हो, माइक ने बड़बड़ाते हुए कहा, इतना निराश कि मुझे लगभग उस पर दया आ गई। लगभग। उसने लड़की से अपनी आंखें हटा ली। अपने विचारों में उससे के चेहरे को देखने से मुझे रोक दिया। मैं इसे बर्दाश्त नहीं करने वाला था। मैंने खुद उसके चेहरे को पढ़ने के लिए मुड़कर देखा। 1 महीने से अधिक समय में पहली बार खुद को ऐसा करने की अनुमति देना एक बड़ी राहत थी। मैंने कल्पना की कि दर्दनाक जलन पर बर्फ दबाने जैसा ही महसूस हुआ। दर्द अचानक बंद होना,
उसकी आंखें बंद थी और उसके हाथ उसके चेहरे के किनारों पर दबे हुए थे। उसके कंधे रक्षात्मक ढंग से अंदर की ओर मुड़े हुए थे। उसने अपना शरीर बहुत हल्के से हिलाया, जैसे कि वह अपने दिमाग से कोई विचार बाहर निकालने की कोशिश कर रही हो। निराशाजनक लेकिन आकर्षक। मिस्टर बैनर की आवाज ने उसे उसकी कल्पना से बाहर निकाला और उसकी आंखें धीरे धीरे खुली। उसने तुरंत मेरी ओर देखा, शायद मेरी नजर को महसूस कर रही थी। उसने मेरी आंखों में उसी उलझन भरे भाव के साथ देखा जो इतने लंबे समय से मुझे परेशान कर रहा था। मुझे उस पर कोई पछतावा, अपराध बोध या क्रोध महसूस नहीं हुआ। मुझे पता था कि वे फिर से आएंगे और जल्द ही, लेकिन इस एक पल के लिए मैं एक अजीब घबराहट भरी ऊंचाई पर था, मानो मैंने हारने के बजाय जीत हासिल की हो। उसने दूर नहीं देखा, हालांकि मैं अनुचित तीव्रता से घूर रहा था। उसकी तरल भूरी आंखों के माध्यम से उसके विचारों को पढ़ने की व्यर्थ कोशिश कर रहा था। वे उत्तरों के बजाय सवालों से भरे थे। मैं अपनी आंखों का प्रतिबिंब देख सकता था जो प्यास से काली हो गई थी। मेरी शिकार यात्रा को लगभग 2 सप्ताह हो चुके थे। यह मेरी इच्छा शक्ति के टूटने का सबसे सुरक्षित दिन नहीं था, लेकिन कालापन उसे डरा नहीं रहा था। उसने फिर भी अपनी नजरें नहीं हटाई और एक नरम, विनाशकारी रूप से आकर्षक गुलाबी रंग उसकी त्वचा को रंगने लगा। अब तुम क्या सोच रही हो? मैंने लगभग जोर से सवाल पूछा, लेकिन उस पर मिस्टर बैनर ने मेरा नाम पुकारा। मैंने उनके दिमाग से सही उत्तर चुना और एक त्वरित सांस लेते हुए उनकी दिशा में संक्षिप्त रूप से देखा। क्रेब्स साइकिल। प्यास ने मेरे गले को जला दिया, मेरी मांसपेशियों को कस दिया और मेरे मुंह को जहर से भर दिया, और मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मैं अपने अंदर उसके खून की इच्छा पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहा था। राक्षस पहले से ज्यादा मजबूत और खुश था। उसने इस दोहरे भविष्य को अपनाया जिसने उसे वह पाने का 50% मौका दिया जिसकी उसे इतनी क्रूरता से चाहती। तीसरा अस्थिर भविष्य जिसे मैंने सिर्फ इच्छा शक्ति के जरिए बनाने की कोशिश की थी, ढह गया था। इन सभी चीजों से अलग आम ईर्ष्या ने उसे नष्ट कर दिया था और वह अपने लक्ष्य के बहुत करीब था। पश्चाताप और अपराध बोध अभ्यास के साथ जल रहे थे, और अगर मेरे पास आंसू पैदा करने की क्षमता होती तो अब मेरी आंखों में भर जाते। मैंने ये क्या किया, यह जानते हुए कि मैं लड़ाई पहले ही हार चुका हूँ। मुझे जो चाहिए था उसका विरोध करने का कोई कारण नहीं दिख रहा था। मैं फिर से लड़की को देखने के मुड़ा। वो अपने बालों में छिप गई थी, लेकिन मैं देख सकता था उसका गाल अब गहरा लाल हो गया था। राक्षस को यह पसंद आया। उसने फिर से नजरें नहीं मिलाई, लेकिन अपनी उंगलियों के बीच घबराहट में अपने काले बालों की एक लट घुमाई। उसकी नाजुक उंगलियां, उसकी नाजुक कलाई, वे इतनी आसानी से टूटने वाली थी। पूरी दुनिया को ऐसा लग रहा था कि जैसे बस मेरी सांस ही उन्हें तोड़ देगी। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो इतनी नाजुक, इतनी अच्छी और इतनी कीमती थी कि वो इसके लायक नहीं थी। मैं अपनी जिंदगी को उसके साथ टकराने या उससे बर्बाद करने की इजाजत नहीं दे सकता था, लेकिन मैं भी उससे दूर नहीं रह सकता था। लेकिन मैं भी उससे दूर नहीं रह सकता था। एलिस इस बारे में सही थे। मेरे अंदर का राक्षस झुंझलाहट से फुफकार रहा था जबकि मैं संघर्ष कर रहा था। उसके साथ मेरा संक्षिप्त घंटा बहुत जल्दी बीत गया, जबकि मैं चट्टान और कठिन जगह के बीच झूल रहा था। घंटी बजी और उसने मेरी ओर देखे बिना अपनी चीजें इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इसने मुझे निराश किया, लेकिन मैं इसके अलावा कुछ और उम्मीद नहीं कर सकता था। दुर्घटना के बाद से मैंने जिस तरह का व्यवहार किया था वो अक्षम्य था। बेला, मैंने कहा, खुद को रोकने में असमर्थ। मेरी इच्छा शक्ति बिखर गई थी। वो मेरी ओर देखने से पहले झिझकी। जब वो मुड़ी तो उसके चेहरे पर सतर्क संदिग्ध भाव था। मैंने खुद को याद दिलाया कि उसे मुझ पर अविश्वास करने का पूरा अधिकार है। उसे कैसा करना चाहिए। उसने मेरी बात जारी रखने का इंतजार किया, लेकिन मैं उसे बस देखता रहा, उसके चेहरे को पढ़ता रहा। मैंने अपनी प्यास से लड़ते हुए नियमित अंतराल पर हवा के उथले घूंट खींचे। क्या? उसने आखिरकार कहा। उसकी आवाज में कठोरता थी। क्या तुम मुझसे फिर से बात कर रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसके सवाल का जवाब कैसे दूं। क्या मैं उससे फिर से बात कर रहा था उस अर्थ में जिसका वह मतलब निकाल रही थी?
अगर मैं मदद कर सकता तो नहीं, मैं उसकी मदद करने की कोशिश करता। नहीं, वास्तव में नहीं, मैंने उससे कहा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, जिसके उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, जिससे चीजें और भी मुश्किल हो गई। इससे उसकी भावनाओं तक पहुंचने का मेरा सबसे अच्छा रास्ता बंद हो गया। उसने अपनी आंखें खोले बिना एक लंबी धीमी सांस ली और बोली, तो तुम क्या चाहते हो एडवर्ड? निश्चित रूप से यह बातचीत करने का सामान्य मानवीय तरीका नहीं था। उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन उसे कैसे जवाब दूं? मैंने तय किया कि सच बोलूंगा। मैं अब से उसके साथ जितना हो सके उतना सच बोलूंगा। मैं उसके अविश्वास का पात्र नहीं बनना चाहता था, भले उसका विश्वास जीतना असंभव हो। आई एम सॉरी, मैंने उससे कहा। यह उससे कहीं ज्यादा सच था जितना वह कभी जान सकती थी। दुर्भाग्य से मैं केवल तुच्छ बातों के लिए सुरक्षित रूप से माफी मांग सकता था। मैं बहुत रूड हो रहा हूं, मुझे पता है, लेकिन यह इसी तरह से बेहतर है। उसकी आंखें खुली, उनका भाव अभी भी सतर्क था। मुझे नहीं पता कि तुम्हारा क्या मतलब है। मैंने उसे यथासंभव चेतावनी देने की कोशिश की। अगर हम दोस्त न रहें तो यही बेहतर होगा। निश्चित रूप से वो इतना तो समझ सकती थी, वो एक होशियार लड़की थी। मेरा विश्वास करो। उसकी आंखें कस गई और मुझे याद आया कि मैंने उससे पहले भी ये शब्द कहे थे, वादा तोड़ने से ठीक पहले। जब उसके दांत एक तेज क्लिक के साथ आपस में भिजे तो मैं सिहर गया। उसे भी स्पष्ट रूप से याद था। यह बहुत बुरा है कि तुमने पहले ये क्यों नहीं समझा, उसने गुस्से से कहा। तुम खुद को इस सारे पछतावे से बचा सकते थे। मैं उसे आश्चर्य से देखता रहा। उसे मेरे पछतावे के बारे में क्या पता था? पछतावा? किस बात का पछतावा? मैंने पूछा। उस बेवकूफ वैन को मुझे कुचलने न देने के लिए, उसने गुस्से से कहा। मैं स्तब्ध रह गया। वह ऐसा कैसे सोच सकती है? उसकी जान बचाना ही एकमात्र स्वीकार्य काम था जो मैंने उससे मिलने के बाद किया था। एकमात्र ऐसी चीज जिससे मुझे शर्म नहीं आती थी, जिससे मुझे खुशी होती थी कि मैं अस्तित्व में हूँ। मैं उसे जीवित रखने के लिए तब से संघर्ष कर रहा था जब से मैंने उसकी गंध को पहली बार सूंघा था। इस सारी गड़बड़ी में वह मेरे एक अच्छे काम पर कैसे शक कर सकती है? तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारी जान बचाने का पछतावा है? मुझे पता है कि तुम्हें है, उसने पलट कर कहा। मेरे इरादों के बारे में उसका अनुमान मुझे उबलने पर मजबूर कर देता है। तुम्हें कुछ भी नहीं पता। उसके दिमाग की कार्य प्रणाली कितनी भ्रामक और समझ से परे थी। वह शायद दूसरे इंसानों की तरह बिल्कुल भी नहीं सोचती होगी। उसकी यही उसकी मानसिक चुप्पी के पीछे की वजह होगी। वह पूरी तरह से अलग थी। उसने अपना चेहरा झटक दिया, फिर से अपने दांत पीस लिए। इस बार गुस्से से उसके गाल लाल हो गए थे। अपनी किताबों को एक ढेर में पटकते हुए उसने उन्हें अपनी बाहों में उठा लिया और मेरी नजरों से नजर मिलाए बिना दरवाजे की ओर बढ़ गई। मैं जितना भी परेशान था लेकिन उसके गुस्से में कुछ ऐसा था जिसने मेरी झुंझलाहट को कम कर दिया। मुझे यकीन नहीं था कि आखिर ऐसा क्या था जिसने उसके गुस्से को किसी तरह प्यारा बना दिया था। वो बिना देखे ही कि वो कहाँ जा रही है अकड़ कर चल रही थी और उसका पैर दरवाजे के किनारे में उलझ गया। उसकी सारी चीजें जमीन पर गिर गईं। उन्हें उठाने के लिए झुकने के बजाय वह सख्ती से सीधी खड़ी रही, यहाँ तक कि नीचे भी नहीं देखा, जैसे कि उसे यकीन नहीं था कि किताबें वापस लेने लायक हैं। यहाँ मुझे देखने वाला कोई नहीं था। मैं उसके पास ही और उसकी किताबें व्यवस्थित करने इससे पहले कि वो गंदगी की जांच भी करे। वो आधी झुकी, मुझे देखा और फिर जम गई। मैंने उसकी किताबें उसे वापस दे दी, यह सुनिश्चित करते हुए कि मेरी बर्फीली त्वचा उसकी स्किन को ना छुए। थैंक्स, ने तीखी आवाज में कहा। यू वेलकम। मेरी आवाज अभी भी मेरी पिछली चिड़चिड़ाहट के कारण कर्कश थी, लेकिन इससे पहले कि मैं अपना गला साफ कर पाता फिर से कोशिश करता, उसने खुद को सीधा किया और अपनी कक्षा की ओर चली गई। मैं उसे तब तक देखता रहा जब तक कि मुझे उसका क्रोधित रूप दिखाई नहीं दिया। स्पेनिश भाषा धुंधली सी गुजर गई। मिसेस गॉफ ने कभी भी मेरी अमूर्तता पर सवाल नहीं उठाया। उन्हें पता था कि मेरी स्पेनिश उनसे बेहतर है और उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा छूट दी जिससे मुझे सोचने की आजादी मिली। इसलिए मैं इस लड़की को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। यह बात तो साफ थी, लेकिन क्या इसका मतलब ये था कि मेरे पास उसे बर्बाद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था?
यह एकमात्र उपलब्ध भविष्य नहीं हो सकता था, कोई दूसरा विकल्प जरूर होना चाहिए, कोई नाजुक संतुलन। मैंने कोई रास्ता सोचने की कोशिश की, जब तक कि घंटा लगभग खत्म नहीं हो गया। मैंने एम्मेट पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, वो उत्सुक था। एम्मेट दूसरों के मूड के रंगों के बारे में बहुत सहज नहीं था, लेकिन वह मुझ में स्पष्ट बदलाव देख सकता था। उसे आश्चर्य हुआ कि मेरे चेहरे से लगातार चमकती हुई चमक को हटाने के लिए क्या हुआ था। वह बदलाव को परिभाषित करने के लिए संघर्ष कर रहा था। अंत में उसने फैसला किया कि मैं आशावान दिख रहा था। आशावान? क्या मैं बाहर से ऐसा ही दिख रहा था? वोल्वो की ओर चलते हुए मैंने इस विचार पर विचार किया, यह सोचते हुए कि मुझे वास्तव में किस चीज की उम्मीद करनी चाहिए। लेकिन मुझे सोचने के लिए ज्यादा समय नहीं मिला। मैं हमेशा से ही लड़की के बारे में सोचने के प्रति संवेदनशील था, लेकिन बेला के नाम की आवाज उन लोगों के दिमाग में गूंजी जिन्हें मैं वाकई प्रतिद्वंदी नहीं मानता। एरिक और टायलर ने माइक की विफलता के बारे में बहुत संतोष के साथ सुना था और वे अपनी चाल चलने की तैयारी कर रहे थे। एरिक पहले से ही अपनी जगह पर था, उसके ट्रक के सामने खड़ा था जहां से वो उससे बच नहीं सकती थी। टायलर की क्लास असाइनमेंट प्राप्त करने के लिए देर से चल रही थी और वह भागने से पहले उसे पकड़ने की जल्दी में था। यह मुझे देखना था। यहाँ दूसरों का इंतजार करो, ठीक है? मैंने एम्मेट से फुसफुसाया। उसने मुझे संदेह भरी नजरों से देखा, लेकिन फिर कंधे उचका दिए, सिर हिला दिया। बच्चे ने अपना दिमाग खो दिया है, उसने सोचा खुश होकर। बेला जिम से बाहर निकल रही थी और मैं वहां इंतजार कर रहा था जहां वह मुझे ना देख सके। जैसे वह एरिक के घाट के करीब पहुंची, मैं आगे बढ़ा, अपनी गति निर्धारित करते हुए ताकि मैं सही समय पर चल सकूं। मैंने देखा कि जब उसने अपने लिए इंतजार कर रहे लड़के को देखा तो उसका शरीर अकड़ गया। वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर शांत हो गई और आगे बढ़ गई। हे एरिक, मैंने उसे एक दोस्ताना आवाज में पुकारते हुए सुना। मैं अचानक और अप्रत्याशित रूप से चिंतित हो गया। क्या होगा अगर अस्वस्थ त्वचा वाला यह दुबला पतला किशोर किसी तरह से उसे पसंद आ गया? शायद उसके प्रति उसकी पिछली दयालुता पूरी तरह से निस्वार्थ नहीं थी। एरिक ने जोर से थूक निकला, उसका एडम एप्पल हिल रहा था। हाय बेला, वो उसे घबराहट से अनजान लग रही थी। क्या हो रहा है? उसने उसके भयभीत भाव देखे बिना अपने ट्रक का ताला खोलते हुए पूछा। मैं बस सोच रहा था कि क्या तुम मेरे साथ स्प्रिंग डांस में चलोगी? उसकी आवाज टूट गई। उसने आखिरकार ऊपर देखा। क्या वो हैरान थी या प्रसन्न? एरिक उसकी नजरों से नजरें नहीं मिला पा रहा था, इसलिए मैं उसके मन में उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। मुझे लगा कि यह लड़कियों की पसंद है, उसने घबराते हुए कहा। ठीक है, हाँ, उसने दुखी होकर सहमति जताई, लेकिन मैं उसको गुस्से के लिए सहानुभूति महसूस करने के लिए खुद को नहीं तैयार कर सका जब तक कि बेला ने उसे कोमल आवाज में जवाब नहीं दिया। मुझसे पूछने के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं उस दिन सियाटल जाने वाली हूँ। उसने पहले ही यह सुन लिया था, फिर भी यह एक निराशा थी। ओह, उसने बुदबुदाया, मुश्किल से अपनी आंखें उसकी नाक के स्तर तक उठाने की हिम्मत की। ठीक है, शायद अगली बार। जरूर, उसने सहमति व्यक्त की। फिर उसने अपने होंठ काट लिए, जैसे कि उसे एक छूट देने का पछतावा हो। इससे मुझे खुशी हुई। एरिक आगे की ओर झुका और अपनी कार से एक गलत दिशा में चला गया। उसका एकमात्र विचार बच गया। मैं उस पल उसके पास से गुजरा और उसकी राहत की सांस सुनी। मैं खुद को संभालने से पहले हंसा। वह आवाज सुनकर घूम गई, लेकिन मैं सीधे सामने देखता रहा, अपने होठों को मनोरंजन में हिलने से रोकने की कोशिश कर रहा था। टायलर मेरे पीछे था। वह उसे पकड़ने की जल्दी में लगभग भाग रहा था, इससे पहले कि वह भाग जाए। वह बाकी दो की तुलना में ज्यादा साहसी और आत्मविश्वासी था। उसने बेला के पास जाने के लिए सिर्फ इसलिए इतने लंबे समय तक इंतजार किया था क्योंकि उसे माइक के पिछले दावे का सम्मान किया था। मैं चाहता था कि वह 2 कारणों से उसे पकड़ने में सफल हो। अगर, जैसा कि मुझे संदेह होने लगा था, यह सब ध्यान बेला को परेशान कर रहा था, तो मैं उसकी प्रतिक्रिया देखने का आनंद लेना चाहता था। लेकिन अगर ऐसा नहीं था, अगर टायलर का निमंत्रण वही था जिसकी उसे उम्मीद थी, तो मैं यह भी जानना चाहता था।
मैंने टाइलर क्रॉली को प्रतिस्पर्धा के रूप में मापा, यह जानते हुए कि ऐसा करना निंदनीय था। वह मुझे उबाऊ रूप से औसत असाधारण लगा, लेकिन मैं बेला की पसंद के बारे में क्या जानता था? शायद उसे औसत लड़के पसंद थे। मैं उस विचार से झिझक गया। मैं कभी एक औसत लड़का नहीं था। खुद को उसके प्यार का पात्र बनाना कितना मूर्खतापूर्ण था। वह किसी ऐसे व्यक्ति की परवाह कैसे कर सकती है जो कि बाय डिफॉल्ट कहानी का विलन है? वह एक विलन के लिए बहुत ही अच्छी थी। हालांकि मुझे उससे भागने देना चाहिए था, लेकिन मेरी अक्षम जिज्ञासा ने मुझे वह करने से रोक दिया जो सही था। फिर से, लेकिन क्या होगा अगर टायलर ने अभी अपना मौका गंवा दिया और बाद में उससे संपर्क किया जब मेरे पास परिणाम जानने कोई तरीका नहीं होगा? मैंने अपनी वॉल्वो को संकरी गली में निकाल लिया, जिससे उसका निकास अवरुद्ध हो गया। एम्मेट और अन्य लोग अपने रास्ते पर थे, लेकिन उसने उन्हें मेरे अजीब व्यवहार के बारे में बताया था। वे धीरे धीरे चल रहे थे, मुझे घूर रहे थे, यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने अपने रियर व्यू मिरर में लड़की को देखा। वह मेरी नजरों से नजर मिलाए बिना मेरी कार को पीछे से घूर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह चाहती थी कि वह जंग लगी शेवरले के बजाय टैंक चला रही हो। टाइलर जल्दी से अपनी कार में गया और उसके पीछे लाइन में लग गया। मेरे अजीबोगरीब व्यवहार के लिए आभारी था। उसने उसका ध्यान खींचने की कोशिश करते हुए उसे हाथ हिलाया, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने एक पल इंतजार किया और फिर अपनी कार छोड़ दी। अपनी चाल को धीरे धीरे बढ़ाते हुए उसकी यात्री साइड वाली खिड़की पे गया। उसने शीशे पर थपथपाया। वह उछल पड़ी और फिर उलझन में उसे घूरने लगी। एक सेकंड के बाद उसने खिड़की को मैनुअल रूप से नीचे कर दिया। ऐसा लग रहा था उसे इसमें कुछ परेशानी हो रही है। आई एम सॉरी टाइलर, उसने कहा। उसकी आवाज में चिढ़ थी। मैं कलन के पीछे फंस गई हूँ। उसने कठोर आवाज में मेरा सरनेम लेकर कहा। ओह, मुझे पता है, टाइलर ने कहा, उसके मूड से विचलित हुए बिना। मैं बस तुमसे कुछ पूछना चाहता था जब तक हम यहाँ फंसे हुए हैं। उसकी मुस्कुराहट में घमंड था। जिस तरह से वह उसके स्पष्ट इरादे से डर गई, उससे मैं संतुष्ट था। क्या तुम मुझे स्प्रिंग डांस के लिए पूछोगी? उसने कहा। उसके मन में हार का कोई विचार नहीं था। मैं उस दिन शहर में नहीं रहूंगी टाइलर, उसने उससे कहा। उसकी आवाज में अभी भी चिड़चिड़ाहट साफ झलक रही थी। हाँ, माइक ने ऐसा कहा। तो फिर क्यों? उसने पूछना शुरू किया। उसने कंधे उचका दिए। मुझे उम्मीद थी कि तुम उसे आसानी से छोड़ दोगी। उसकी आंखें चमक उठी, फिर ठंडी पड़ गई। सॉरी टाइलर, उसने कहा। बिल्कुल भी खेद नहीं लग रहा था। मैं वास्तव में शहर से बाहर जा रही हूँ। दूसरों की जरूरतों को अपनी जरूरतों से ऊपर रखने की उसकी आदत को देखते हुए मैं इस डांस पार्टी के मामले में उसके दृढ़ निश्चय पर थोड़ा हैरान था। ये कहाँ से आ गया? टाइलर ने उसके बहाने को स्वीकार कर लिया। उसका आत्मविश्वास अछूता रहा। ये बढ़िया है, हमारे पास अभी भी प्रॉम है। वह अपनी कार की ओर वापस चला गया। मैंने इसके लिए इंतजार करके सही किया था। उसके चेहरे पर भयावह भाव अनमोल था। उसने मुझे वह बताया जो मुझे इतनी बेसब्री से जानने की जरूरत नहीं थी, कि उसके मन में उन मानव पुरुषों के लिए कोई भावना नहीं थी जो उससे प्रेम करना चाहते थे। साथ ही उसका भाव संभवतः सबसे मजेदार चीज थी जो मैंने कभी भी देखी थी। तभी मेरा परिवार आ गया। वे उलझन में थे कि मैं बदलाव के लिए हर चीज को देखने के बजाय हंसी से झूम रहा था। इतना मजेदार क्या है? एम्मेट जानना चाहता था। मैंने बस अपना सिर हिलाया, क्योंकि बेला ने गुस्से में अपने शोरगुल वाले इंजन को तेज कर दिया। ऐसा लग रहा था वह फिर से टैंक की कामना कर रही थी। चलो चलें, रोजली ने अधीरता से फुसफुसाया। बेवकूफ बनना बंद करो, अगर तुम ये कर सकते हो। उसके शब्दों ने मुझे परेशान नहीं किया। मैं बहुत ज्यादा मनोरंजन कर रहा था, लेकिन मैंने वही किया जो उसने कहा। घर के रास्ते में किसी ने मुझसे बात नहीं की। मैं बेला के चेहरे के बारे में सोचते हुए बीच बीच में हंसता रहा। जैसे ही मैं ड्राइव पर मुड़ा, अब जब कोई गवाह नहीं था तो गति बढ़ा रहा था। एलिस ने मेरा मूड खराब कर दिया। तो क्या अब मैं बेला से बात कर सकती हूँ? उसने अचानक पूछा। नहीं, मैंने गुस्से से कहा।
ये सही नहीं है। मैं किस लिए इंतजार कर रही हूँ? मैंने अभी कुछ तय नहीं किया है एलिस। जो भी हो एडवर्ड। उसके दिमाग में बेल्ला की दो नियति फिर से स्पष्ट हो गई। उसे उसे जानने का क्या मतलब है? मैंने अचानक उदास होकर बुदबुदाया। अगर मैंने ही उसे मार दिया तो? एलिस एक पल के लिए झिझकी। तुम्हारी बात सही है, उसने स्वीकार किया। मैंने 90 मील प्रति घंटे की रफ्तार से अंतिम हेयर पिन मोड़ लिया और फिर पीछे की गैराज की दीवार से 1 इंच की दूरी पर रुक गया। अपनी दौड़ का आनंद लो, रोजली ने गर्व से कहा जब मैंने खुद को कार से बाहर फेंका। लेकिन मैं आज दौड़ने नहीं गया, इसके बजाय मैं शिकार करने गया। बाकी लोग कल शिकार करने वाले थे, लेकिन मैं अब प्यासा नहीं रह सकता था। मैंने जरूरत से ज्यादा पी लिया, फिर से खुद को भर लिया। साल की शुरुआत में मुझे एल्क और एक काले भालू का एक छोटा सा समूह मिला। मैं इतना भरा हुआ था कि असहज हो रहा था। यह पर्याप्त क्यों नहीं हो सकता था? उसकी गंध किसी भी चीज से इतनी ज्यादा क्यों थी? और सिर्फ उसकी खुशबू ही नहीं, उसके बारे में जो कुछ भी था, जो उसे विनाश के लिए तैयार कर रहा था, वह फोक्स में सिर्फ कुछ हफ्तों से थी और पहली ही 2 बार हिंसक अंत के कुछ इंच के भीतर आ चुकी थी। मुझे पता था कि ठीक इसी पल वह एक और मौत की सजा के रास्ते में भटक सकती थी। इस बार क्या होगा? कोई उल्का पिंड उसकी छत से टकराकर उसे उसके बिस्तर पर कुचल देगा। मैं और शिकार नहीं कर सकता था और सूरज उगने में अभी भी कई घंटे बाकी थे। अब जब वह मेरे दिमाग में आ गया था तो उल्का पिंड और उसके सभी संभावित सहयोगियों के विचार को खारिज करना मुश्किल था। मैंने तर्कसंगत होने की कोशिश की, उन सभी आपदाओं के खिलाफ बाधाओं पर विचार करने की जो मैं सोच सकता था, लेकिन इससे कोई मदद नहीं मिली। आखिरकार क्या संभावना थी कि ये लड़की एक ऐसे शहर में रहने आएगी जहां स्थानीय निवासियों के रूप में पिशाचों का एक अच्छा प्रतिशत था? क्या संभावना था कि वह किसी को इतनी अच्छी तरह से पसंद आएगी? क्या होगा अगर रात में उसके साथ कुछ हो गया तो? क्या होगा अगर मैं कल स्कूल जाऊं और हर भावना उस जगह पर केंद्रित हो जहां उसे होना चाहिए और उसकी सीट खाली हो? अचानक जोखिम अस्वीकार्य लगने लगा। मैं केवल तभी सुनिश्चित हो सकता था जब ये विश्वास हो कि वह सुरक्षित है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो उल्का पिंड को उसे छूने से पहले पकड़ ले। जब मुझे एहसास हुआ कि मैं लड़की को खोजने जा रहा हूं तो मेरे अंदर फिर से घबराहट की लहर दौड़ गई। आधी रात हो चुकी थी और बेला के घर में अंधेरा और शांति थी। उसका ट्रक फुटपाथ पर खड़ा था। उसके पिता की पुलिस क्रूजर ड्राइव वे में थी। आसपास कहीं भी कोई सचेत विचार नहीं था। मैंने जंगल की काली छाया से घर को देखा जो पूर्व की ओर सीमा पर था। किसी भी तरह के खतरे का कोई सबूत नहीं था सिवाय मेरे। मैंने घर के अंदर 2 लोगों के सांस लेने की आवाज सुनी और 2 लोगों के दिल की धड़कन भी। तो सब ठीक होना चाहिए। मैं एक युवा हेमलॉक के तने से टिका और आवारा उल्का पिंडों का इंतजार करने लगा। प्रतीक्षा करने में समस्या यह थी कि इससे मन को सभी प्रकार की अटकलों के लिए मुक्त कर दिया जाता था। जाहिर है उल्का पिंड इन सभी अप्रत्याशित चीजों का एक रूपक मात्र था जो गलत हो सकती थी, लेकिन हर खतरा आसमान में आग की तेज लपटों के साथ नहीं दिखाई देता। मैं ऐसी कई खतरों के बारे में सोच सकता था जो बिना किसी चेतावनी के, ऐसे खतरे जो चुपचाप अंधेरे में घुस सकते थे, जो पहले से ही मौजूद हो सकते थे। ये चिंताएं बेकार थीं। इस गली में प्राकृतिक गैस लाइन नहीं थी, इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड का रिसाव असंभव था। मुझे संदेह था कि वे अक्सर कोयले का इस्तेमाल करते होंगे। ओलंपिक प्रायद्वीप में खतरनाक वन्य जीवों की संख्या बहुत कम थी। अब मैं किसी भी बड़ी चीज की आवाज सुन सकता था। वहां कोई जहरीले सांप, बिच्छू या सेंटीपीड नहीं थे और सिर्फ कुछ मकड़ियां थीं। उनमें से कोई भी स्वस्थ वयस्क के लिए घातक नहीं थी और घर के अंदर पाए जाने की संभावना नहीं थी। ये कितना हास्यास्पद था। मुझे पता था कि मैं बेकार में ही परेशान हो रहा था, लेकिन मैं चिंतित और बेचैन महसूस कर रहा था। मैं अपने दिमाग से डरावनी कल्पनाओं को निकाल नहीं पा रहा था। अगर मैं उसे देख पाता तो मैं उसे करीब से देखता। सिर्फ आधे सेकंड में मैं यार्ड पार कर घर के किनारे पहुंच गया था। यह ऊपर की खिड़की एक बेडरूम में होगी, शायद मुझे पीछे से शुरू करना चाहिए था,
एक हाथ से खिड़की के ऊपर छज्जे से लटकते हुए मैंने कांच के माध्यम से देखा और मेरी सांस रुक गई। ये उसका कमरा था। मैं उसे एक छोटे से बिस्तर पर देख सकता था। उसके कंबल फर्श पर थे और चादरें उसके पैरों के चारों ओर लिपटी हुई थीं। वह बिल्कुल ठीक थी, बेशक जैसा कि मेरे विवेकशील हिस्से को पहले से ही पता था। सुरक्षित, लेकिन सहज नहीं। जैसा कि मैंने देखा, वह बेचैनी से कराह रही थी और अपने एक हाथ को अपने सिर के पर रख ली थी। वह अच्छी तरह सो नहीं पा रही थी, कम से कम इस रात तो नहीं। क्या उसे अपने आसपास के खतरे का एहसास हो गया था? मैं खुद से घिन करने लगा जब मैंने उसे फिर से करवटें बदलते देखा। मैं किसी बीमार स्टॉकर वाले से बेहतर कैसे था? मैं कोई बेहतर नहीं था, मैं बहुत बहुत बदतर था। मैंने अपनी उंगलियों को ढीला किया खुद को गिरने देने के लिए, लेकिन पहले मैंने खुद को उसके चेहरे पर एक लंबी नजर डालने की अनुमति दी। अभी भी शांतिपूर्ण नहीं था। उसकी भौहों के बीच एक छोटा सा गड्ढा था। उसके मुंह के कोने नीचे की ओर मुड़ गए थे। उसके होंठ कांप रहे थे और फिर खुल गए। ठीक है माँ, उसने बुदबुदाया। बेला अपनी नींद में बोल रही थी। जिज्ञासा भड़क उठी और मेरी आत्म घृणा पर हावी हो गई। इतने लंबे समय तक मैंने उसे सुनने की कोशिश की और असफल रहा। उन असुरक्षित अनजाने में बोले गए विचारों का लालच असंभव रूप से लुभावना था। आखिरकार मेरे लिए मानवीय नियम क्या थे? मैं रोजाना कितने नियमों की अनदेखी करता था। मैंने उन ढेरों अवैध दस्तावेजों के बारे में सोचा जिनकी मेरे परिवार को अपनी मर्जी से जीने के लिए जरूरत थी। झूठे नाम और झूठे इतिहास, ड्राइविंग लाइसेंस जो हमें स्कूल में दाखिला लेने देते थे, और मेडिकल क्रेडेंशियल्स जो कार्लाइल को डॉक्टर के रूप में काम करने की अनुमति देते थे। वे कागजात जो लगभग समान आयु के वयस्कों को हमारे अजीब समूह को एक परिवार के रूप में समझने योग्य बनाते थे। इनमें से किसी की भी आवश्यकता नहीं होती यदि हम थोड़े समय के लिए एक स्थायी इनमें से किसी की भी आवश्यकता नहीं होती यदि हम थोड़े समय के लिए एक स्थायी रहने का प्रयास न करें, यदि हम घर रखना पसंद न करें। फिर बेशक हम अपने जीवन को वित्त पोषित करने का तरीका अपनाते थे। अंदरूनी व्यापार कानून मनोविज्ञानियों पर लागू नहीं होते थे, लेकिन हमने जो किया वह निश्चित रूप से ईमानदार नहीं था, और एक फर्जी नाम से दूसरे नाम पर विरासत का हस्तांतरण भी कानूनी नहीं था। और फिर सभी हत्याएं हुई। हमने उन्हें हल्के में नहीं लिया, लेकिन जाहिर है कि हम में से किसी को भी हमारे अपराधों के लिए मानवीय अदालतों द्वारा कभी दंडित नहीं किया गया था। हमने उन्हें छिपाया था। ये भी एक अपराध है। फिर मुझे छोटे से अपराध के लिए इतना दोषी महसूस क्यों हो रहा है? मानवीय कानून मुझ पर कभी नहीं लागू होता, और यह शायद ही मेरा पहला ऐसा साहसिक कार्य था जिसे मैं घुसकर सेंधमारी कर रहा था। और यह शायद ही मेरा पहला ऐसा साहसिक कार्य था जिसे मैं घुसकर सेंधमारी कर रहा था। मुझे पता था कि मैं सुरक्षित रूप से कर सकता हूँ। राक्षस बेचैन था, लेकिन अच्छी तरह से बंधा हुआ था। मैं सावधानी से दूरी बनाए रखूंगा। मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। उसे कभी पता नहीं चलेगा कि मैं यहाँ था। मैं सिर्फ यह सुनिश्चित करना चाहता था कि वह सुरक्षित है। यह सब तर्क वितर्क था। मेरे बाएं कंधे पर शैतान की दुष्ट दलीलें थीं। मैं यह जानता था, लेकिन मेरे दाएं कंधे पर कोई देवदूत नहीं था। मैं एक बुरे सपने की तरह व्यवहार करूंगा जो कि मैं था। मैंने खिड़की खोलने की कोशिश की। ये बंद नहीं थी, हालांकि लंबे समय तक इस्तेमाल न किए जाने के कारण यह अटक गई थी। मैंने एक गहरी सांस ली। जितनी देर तक मैं उसके पास था, मेरी आखिरी सांस, और धीरे धीरे शीशे को एक तरफ खिसकाया। धातु के फ्रेम की हर हल्की कराह पर सिरहन महसूस की। आखिरकार यह इतना खुला था कि मैं आसानी से अंदर जा सकता था। माँ, रुको, उसने बुदबुदाया। स्कॉटसडेल रोड तेज है। उसका कमरा छोटा था, अव्यवस्थित और अस्त व्यस्त, लेकिन गंदा नहीं। उसके बिस्तर के बगल में फर्श पर किताबें रखी हुई थी और उसके सस्ते सीडी प्लेयर में सीडी बिखरी हुई थी। सबसे ऊपर वाला एक साफ सुथरा गहनों का डिब्बा था। कागजों के ढेर एक कंप्यूटर को घेरे हुए थे जो ऐसा लग रहा था
जैसे वह अप्रचलित तकनीकों के लिए समर्पित किसी संग्रहालय में हो। लड़की के जूते फर्श पर पड़े हुए थे। मैं उसकी किताबों और सीडी के शीर्षक पढ़ने के लिए बहुत उत्सुक था, लेकिन मैंने कोई और जोखिम नहीं उठाने का निश्चय किया था। इसके बजाय मैं कमरे के दूर कोने में पुरानी रॉकिंग चेयर पर बैठ गया। मेरी चिंता कम हो गई, अंधेरे विचार पीछे हट गए और मेरा दिमाग साफ हो गया। क्या मैंने कभी वाकई उसके औसत दिखने पर विचार किया था? मैंने उस पहले दिन के बारे में सोचा और उस मानव लड़कों के प्रति अपनी घृणा के बारे में जो उससे इतने मोहित थे। लेकिन जब मैंने उनके दिमाग में उसका चेहरा याद किया तो मैं समझ नहीं पाया कि मुझे वह तुरंत सुंदर क्यों नहीं लगी। यह एक स्पष्ट बात लग रही थी। अभी उसके काले बाल उसके पीले चेहरे पर उलझे और बिखरे हुए थे। फटी हुई टी शर्ट पहने हुई थी जिसमें छेद थे और फटी हुई स्वेट पैंट। बेहोशी में उसका चेहरा शिथिल था। उसके भरे हुए होंठ थोड़े खुले हुए थे। उसने मेरी सांस रोक ली। या ऐसा होता, मैंने व्यंग्यात्मक रूप से सोचा, अगर मैं सांस ले रहा होता। वो कुछ नहीं बोली। शायद उसका सपना टूट गया था। मैंने उसके चेहरे को देखा और भविष्य को सहने योग्य बनाने का कोई तरीका सोचने की कोशिश की। उसे चोट पहुंचाना बर्दाश्त के बाहर था। क्या इसका मतलब यह था कि मेरे पास फिर से जानने की कोशिश करने के अलावा कोई चारा नहीं था? अब दूसरे लोग मुझसे बहस नहीं कर सकते। मेरी अनुपस्थिति किसी को भी खतरे में नहीं डालेगी। कोई संदेह नहीं होगा। किसी के विचारों को दुर्घटना से जोड़ने वाली कोई बात नहीं होगी। मैं आज दोपहर की तरह ही डगमगाया और कुछ भी संभव नहीं लग रहा था। एक छोटी भूरी मकड़ी कोठरी के दरवाजे के किनारे से रेंगती हुई बाहर निकली। मेरे आने से वो परेशान हो गई होगी। एराटिजेना एग्रेस्टिस, एक होबो मकड़ी, अपने आकार से किशोर नर, एक बार खतरनाक माने जाने वाली। हाल ही में हुए वैज्ञानिक अध्ययन ने मनुष्यों के लिए इसके जहर को महत्वहीन साबित कर दिया था। हालांकि इसका काटना अभी भी दर्दनाक था। मैंने एक उंगली से हाथ बढ़ा और उसे चुपचाप कुचल दिया। शायद मुझे उस जीव को छोड़ देना चाहिए था, लेकिन उसे चोट पहुंचाने वाली किसी भी चीज के बारे में सोचना असहनीय था। और फिर अचानक मेरे सारे विचार भी असहनीय हो गए, क्योंकि मैं उसके घर में मौजूद हर मकड़ी को मार सकता था, हर गुलाब की झाड़ी के कांटे काट सकता जिसे वह एक दिन छू सकती थी, हर तेज रफ्तार कार को रोक सकता था जो उससे 1 मील के भीतर आती थी। लेकिन ऐसा कोई काम नहीं था जो मैं कर सकता था जो मुझे उससे अलग कुछ बना सके जो मैं था। मैंने अपने सफेद पत्थर जैसे हाथ को देखा, इतना भयावह रूप से अमानवीय, और निराश हो गया। मैं मानव लड़कों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की उम्मीद नहीं कर सकता था, चाहे ये विशिष्ट लड़के उसे पसंद आए या नहीं। मैं खलनायक था, दुस्वप्न। वह मुझे किसी और रूप में कैसे देख सकती थी? अगर वह मेरे बारे में सच्चाई जानती तो वो जरूर डर जाती और घृणा भी करती। एक डरावनी फिल्म में इच्छित शिकार की तरह वह डर से चीखते हुए भाग जाती। मुझे उसका जीव विज्ञान में पहला दिन याद आया और मुझे पता था कि यह उसके लिए बिल्कुल सही प्रतिक्रिया थी। यह सोचना मूर्खता थी कि अगर मैं उससे मूर्खतापूर्ण डांस के लिए आमंत्रित करता तो अपनी जल्दबाजी में बनाई गई योजना को रद्द कर देती और मेरे साथ जानने के लिए सहमत हो जाती। मैं वह नहीं था जिसके लिए उसे हाँ कहना था। ये कोई और था, कोई इंसान और स्नेही। और मैं खुद को ये भी नहीं करने दे सकता था। किसी दिन जब वह हाँ कहेगी उसे खोजकर मार डालूं, क्योंकि वह उसकी हकदार थी, चाहे वह कोई भी हो। वह जिसे चाहे उसके साथ खुशी और प्यार की हकदार थी। अब मुझे उसके प्रति सही काम करना था। मैं यह दिखावा नहीं कर सकता था कि मैं सिर्फ उस लड़की से प्यार करने के खतरे में था। आखिरकार अगर मैं चला भी जाऊं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बेला मुझे कभी उस तरह नहीं देख सकती थी जैसा मैं चाहता था। मुझे कभी किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में नहीं देख सकती थी जो प्यार के लायक हो। एक मरा हुआ, जमा हुआ दिल टूट सकता है। ऐसा लगता है कि मेरा टूट जाएगा। एडवर्ड, बेला ने कहा। मैं जम गया। उसकी बंद आंखों को घूरते हुए वह जाग गई थी। मुझे यहाँ पकड़ लिया था।
वह सोती हुई लग रही थी, फिर भी उसकी आवाज बहुत स्पष्ट थी। उसने एक शांत आह भरी और फिर बेचैनी से फिर से करवट बदली, अपनी तरफ लुढ़की, अभी भी गहरी नींद में और सपने देख रही थी। एडवर्ड, उसने धीरे से बुदबुदाया। वह मेरे बारे में सपना देख रही थी। क्या एक मृत जमा हुआ दिल फिर से धड़क सकता है? ऐसा लगा जैसे मेरा दिल धड़कने वाला है। रुको, उसने आह भरी। मत जाओ, प्लीज मत जाओ। वह मेरे बारे में सपना देख रही थी और यह एक बुरा सपना भी नहीं था। वो चाहती थी कि मैं उसके साथ रहूं, उसके सपने में। मैं उन भावनाओं को शब्दों में बयां करने के लिए संघर्ष कर रहा था जो मेरे भीतर उमड़ रही थी, लेकिन मेरे पास उन्हें समेटने के लिए पर्याप्त शब्द नहीं थे। एक लंबे समय के लिए मैं उनमें डूब गया। जब मैं सतह पर आया तो मैं वही आदमी नहीं था जो मैं था। मेरा जीवन एक अंतहीन अपरिवर्तनीय आधी रात थी। यह अनिवार्य रूप से मेरे लिए हमेशा आधी रात ही होनी चाहिए। तो यह कैसे संभव था कि सूरज अब उग रहा था मेरी आधी रात के बीच में, जिस समय मैं एक पिशाच बना परिवर्तन के तीव्र दर्द में अपनी आत्मा और नश्वरता को अमरता के लिए बदल रहा था। मैं वास्तव में जम गया था। मेरे शरीर मांस से ज्यादा पत्थर जैसा कुछ बन गया था, जो स्थायी और अपरिवर्तनीय था। मेरा स्व भी जैसा था वैसे ही जम गया था। मेरा व्यक्तित्व, मेरी पसंद और नापसंद, मेरे मूड और इच्छाएं सभी अपनी जगह पर स्थिर हो गए थे। बाकी सभी के लिए भी यही था। हम सभी जम गए थे, जीवित पत्थर। जब हम में से किसी के लिए बदलाव आया तो यह एक दुर्लभ और स्थायी बात थी। मैंने इसे कार्लाइल के साथ होते देखा था और फिर एक दशक बाद रोजली के साथ। प्यार ने उन्हें एक शाश्वत तरीके से बदल दिया था, एक ऐसा तरीका जो कभी फीका नहीं पड़ेगा। कार्लाइल को इसमें से मिले 80 साल से ज्यादा हो गए थे, फिर भी वह उसे पहले प्यार की तरह या विश्वसनीय आंखों से देखता था। यह उनके लिए हमेशा ऐसा ही रहेगा, यह मेरे लिए भी हमेशा ऐसा ही रहेगा। मैं हमेशा इस नाजुक मानव लड़की से प्यार करता रहूंगा, अपने असीम अस्तित्व के बाकी समय के लिए। मैंने उसके अचेत चेहरे को देखा और महसूस किया कि उसके लिए प्यार मेरे पत्थर के शरीर के हर हिस्से में समा गया है। अब वह ज्यादा शांति से सो रही थी, उसके होंठ पर हल्की मुस्कान थी। मैंने प्लानिंग करनी शुरू कर दी। मैं उससे प्यार करता था और इसलिए मैं उसे छोड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत बनने की कोशिश करूंगा। मुझे पता था कि मैं अब उतना मजबूत नहीं हूं। मैं उस पर काम करूंगा, लेकिन शायद मैं भविष्य को दूसरे तरीके से टालने के लिए पर्याप्त मजबूत था। एलिस ने बेला के लिए सिर्फ 2 भविष्य देखे थे और अब मैं उन दोनों को समझ गया था। अगर मैं खुद को गलतियां करने दूं तो उससे प्यार करना मुझे उसे मारने से नहीं रोक पाएगा। फिर भी मैं अब राक्षस को महसूस नहीं कर सकता था, उसे अपने अंदर कहीं नहीं पा रहा था। शायद प्यार ने उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया था। अगर मैं उसे अब मार देता तो यह जानबूझकर नहीं होता, सिर्फ एक भयानक दुर्घटना होती। मुझे बहुत सावधान रहना होगा। मैं कभी भी अपनी सावधानी को नहीं छोड़ पाऊंगा। मुझे अपनी हर सांस पर नियंत्रण रखना होगा। मुझे हमेशा सावधान दूरी बनाए रखनी होगी। मैं कभी गलती नहीं करूंगा। आखिरकार मुझे वह दूसरा भविष्य समझ में आ गया। मैं उस दृश्य से चकित था। ऐसा क्या हो सकता है जिसके परिणाम स्वरूप बेला इस अमर आधे जीवन की कैदी बन जाए? अब इस लड़की की लालसा से तबाह मैं समझ सकता था कि मैं अक्षम में स्वार्थ में अपने पिता से उस एहसान के लिए कैसे कह सकता हूँ। उससे कहूं कि वह उसका जीवन और उसकी आत्मा ले ले ताकि मैं उसे हमेशा के लिए रख सकूं। वह इससे बेहतर की हकदार थी। लेकिन मैंने एक और भविष्य देखा, एक पतली तार जिस पर मैं चल सकता था। अगर मैं अपना संतुलन बनाए रख सका तो क्या मैं ऐसा कर सकता था? उसके साथ रहना और उसे इंसान बना रहने दे सकता था। जानबूझकर मैंने अपने शरीर को एकदम स्थिर कर दिया, उसे जगह पर जमा दिया, फिर एक गहरी सांस ली। एक और, फिर एक और। उसकी खुशबू को जंगल की आग की तरह मेरे अंदर से गुजरने दिया। कमरा उसके परफ्यूम से भरा हुआ था। उसकी खुशबू हर सतह पर फैली हुई थी। मेरा सिर दर्द से घूम रहा था, लेकिन मैं चक्कर आने से लड़ रहा था। अगर मैं उसके साथ किसी भी तरह की नियमित निकटता का प्रयास करने जा रहा था
तो मुझे इसकी आदत डालनी ही होगी। एक और गहरी जलती हुई सांस। मैंने उसे सोते हुए देखा जब तक कि सूरज पूर्वी बादलों के पीछे उग नहीं गया। योजना बना रहा था और सांसें ले रहा था। मैं घर पहुंचा ठीक तब जब बाकी लोग स्कूल चले गए थे। मैंने जल्दी से कपड़े बदले। एस्मी की सवालिया निगाहों से बचते हुए उसने मेरे चेहरे पर चमक देखी और चिंता और राहत दोनों महसूस की। मेरी लंबी उदासीन उसे बहुत पीड़ा पहुंचाई थी और वह खुश थी कि ये खत्म हो गया। मैं स्कूल भागा। अपने भाई बहनों के पहुंचने के कुछ सेकंड बाद वे नहीं मुड़े। हालांकि एलिस को कम से कम यह तो पता ही होगा कि मैं फुटपाथ के किनारे घने जंगल में खड़ा हूं। मैंने तब तक इंतजार किया जब तक कोई नहीं देख रहा था और फिर पेड़ों के बीच से आराम से टहलते हुए पार्क की वे कारों से भरे लॉट में चला गया। मैंने बेला के ट्रक को कोने से गड़गड़ाते हुए सुना और मैं एक सबर्बन के पीछे रुक गया जहां मैं बिना दिखे उसे देख सकता था। वह लॉट में घुसी। एक लंबे समय तक मेरी वॉल्वो को घूरती रही। फिर सबसे दूर की जगहों में से एक में ट्रक पार्क की। उसके चेहरे पर एक शिकन थी। यह याद रखना अजीब था कि वह शायद अभी भी मुझसे नाराज थी और एक अच्छे कारण से। मैं खुद पर हंसना चाहता था या खुद को लात मारना चाहता था। अगर वह मेरी परवाह नहीं करती तो मेरी सारी साजिशें और योजनाएं पूरी तरह से बेकार थीं, है ना? उसका सपना किसी पूरी तरह से बेतरतीब चीज के बारे में ही हो सकता था। मैं कितना घमंडी और मूर्ख था। खैर, अगर वह मेरी परवाह नहीं करती तो यह उसके लिए बहुत अच्छा था। यह मुझे उसका पीछा करने की कोशिश करने से नहीं रोक सकता था, लेकिन मैं उसकी बात में ना को सुनता। मैं उसका ऋणी था। मैं उससे ज्यादा ऋणी था। मैं उसे वह सच बताने का ऋणी था जो मुझे उसे बताने की अनुमति नहीं थी। इसलिए मैं उसे जितना हो सके उतना सच बताऊंगा। मैं उसे चेतावनी देने की कोशिश करूंगा और जब वह पुष्टि करेगी कि मैं कभी भी वह व्यक्ति नहीं हो सकता जिसके लिए वह हाँ कहेगी तो मैं वहां से चला जाऊंगा। मैं चुपचाप आगे बढ़ा, यह सोचते हुए कि कैसे उससे संपर्क किया जाए। उसने इसे आसान बना दिया। जब वह कैब से उतरी तो उसकी ट्रक की चाबी उसकी उंगलियों में फंस गई और गहरे गड्ढे में गिर गई। उसने नीचे हाथ बढ़ाया, लेकिन मैंने उसे पहले ही उठा लिया, इससे पहले कि उसे अपनी उंगलियां ठंडे पानी में डालनी पड़ती। जब वह ट्रक स्टार्ट कर रही थी तो मैं उसके ट्रक के पीछे झुक गया और फिर सीधा हो गया। तुम ये कैसे करते हो? उसने पूछा। हाँ, वह अभी भी गुस्से में थी। मैंने उसे चाबी दी। क्या? उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और मैंने चाबी उसकी हथेली में रख दी। मैंने उसकी खुशबू को खींचते हुए गहरी सांस ली। हवा में से प्रकट हो जाना, उसने स्पष्ट किया। बेला, अगर तुम असाधारण रूप से असावधान हो तो ये मेरी गलती नहीं है। शब्द व्यंग्यात्मक थे, लगभग एक मजाक। क्या कुछ ऐसा था जो उसने नहीं देखा? क्या उसने सुना कि कैसे मेरी आवाज उसके नाम के चारों ओर एक दुलार की तरह लिपटी हुई थी? उसने मेरी ओर घूर कर देखा, मेरे हाथ से की सराहना नहीं की। उसकी धड़कनें तेज हो गईं, क्रोध से, डर से। एक पल के बाद उसने नीचे देखा। कल रात ट्रैफिक जैम क्यों था? उसने मेरी आंखों में आंखें डाले बिना पूछा। मैंने सोचा था कि तुम्हें ऐसा दिखावा करना चाहिए था कि मैं मौजूद ही नहीं हूं। कल ट्रैफिक जैम क्यों था? उसने मेरी आंखों में आंखें डाले बिना पूछा। मैंने सोचा था कि तुम्हें ऐसा दिखावा करना चाहिए था कि मैं मौजूद ही नहीं हूं, न कि मुझे परेशान करना चाहिए। अभी भी बहुत गुस्सा था। उसके साथ चीजों को ठीक करने के लिए कुछ प्रयास करने होंगे। मुझे सच बोलने का अपना संकल्प याद आया। ये टायलर के लिए था, मेरे लिए नहीं। मुझे उसे उसका मौका देना था। और फिर मैं हंसा। कल उसके हाव भाव के बारे में सोचकर मैं खुद को रोक नहीं सका। उसे सुरक्षित रखने, उसके प्रति अपनी शारीरिक प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने पर इतना ध्यान केंद्रित करने से मेरे पास अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए कम संसाधन बचे। उसने चौंक कर कहा और फिर बात खत्म करने के लिए गुस्से में लग रही थी। बस यही था, वही भाव। मैंने फिर से हंसी रोकी। वह पहले से ही काफी गुस्से में थी। और मैं यह दिखावा नहीं कर रहा हूं कि तुम मौजूद नहीं हो। मैंने अपनी बात पूरी की। मुझे अपनी आवाज को सहज चिढ़ाने वाला बनाना सही लगा।
मैं उसे और डराना नहीं चाहता था। मुझे अपनी भावनाओं की गहराई को छिपाना था, बातों को हल्का रखना था। तो तुम मुझे मरने तक परेशान करने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि टायलर की वैन ने ये काम नहीं किया। मेरे अंदर एक गुस्सा भड़क उठा। वह इस पर कैसे विश्वास कर सकती थी? मेरे लिए इतना अपमानित होना तर्कहीन था। उसे नहीं पता था कि मैं उसे जीवित रखने के लिए उसे नहीं पता था कि मैंने उसे जीवित रखने के लिए कितने प्रयास किए हैं। उसे नहीं पता था कि मैंने उसके लिए अपने परिवार से लड़ाई की है। उसे नहीं पता था कि रात में क्या बदलाव हुआ था, लेकिन मैं फिर भी गुस्से में था। भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। बेला, तुम पूरी तरह से बेतुकी बात कर रही हो, मैंने झपट कर कहा। उसका चेहरा लाल हो गया और उसने मुझसे मुंह मोड़ लिया और वो दूर जाने लगी। पश्चाताप, मेरा गुस्सा अनुचित था। रुको, मैंने विनती की। वो नहीं रुकी, इसलिए मैं उसके पीछे चला गया। आई एम सॉरी, लेकिन ये बहुत ही रूड था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सच नहीं है। यह कल्पना करना बेतुका था कि मैं उसे किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाना चाहता था, लेकिन फिर भी यह कहना रूड था। तुम मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? क्या यह मेरे लिए ना थी? क्या वो यही चाहती थी? क्या उसके सपने में मेरा नाम वास्तव में अर्थहीन था? मुझे उसकी आवाज का लहजा, उसके चेहरे पर भाव पूरी तरह से याद है जब उसने मुझे रुकने के लिए कहा था। लेकिन अगर अब वो ना करती है तो ठीक है, फिर यही होगा। मुझे पता था कि मुझे क्या करना होगा। उसे हल्के इसे इसे हल्के से इसके धीरे धीरे चलो, मैंने खुद को याद दिलाया। यह आखिरी बार हो सकता था जब मैं उसे देखूंगा। अगर ऐसा था तो मुझे उसे अच्छी याद के साथ छोड़ना होगा। इसलिए मैं सामान्य इंसान इसलिए मैं सामान्य इंसानी लड़के की तरह व्यवहार करूंगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं उसे एक विकल्प दूंगा और फिर उसके उत्तर को स्वीकार करूंगा। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे भटका दिया। मेरे दिमाग में एक उपाय अभी अभी आया और मैं हंस दिया। क्या तुम्हें मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है? उसने पूछा। ऐसा ही लग रहा होगा। मेरा मूड बहुत ही अनिश्चित था। मेरे अंदर बहुत सी नई भावनाएं उमड़ रही थी। तुम फिर से ऐसा कर रही हो? मैंने इशारा किया। उसने आह भरी। ठीक है, तुम क्या पूछना चाहते हो? मैं सोच रहा था कि शनिवार से एक हफ्ते बाद। मैंने उसके चेहरे पर आश्चर्य देखा और फिर हंसी को रोका। तुम्हें पता है, स्प्रिंग डांस का दिन। उसने मेरी बात बीच में ही रोक दी, आखिरकार अपनी आंखें मेरी ओर घुमाई। क्या तुम मजाक करने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम मुझे अपनी बात पूरी करने दोगी? वो चुपचाप इंतजार करती रही। उसके दांत उसके मुलायम निचले होंठ में दब गए। उस नजारे ने एक पल के लिए मेरा ध्यान भटका दिया। मेरे भूले हुए अमानवीय हृदय में अजीब अपरिचित प्रतिक्रियाएं उभर आईं। मैंने उन्हें दूर भगाने की कोशिश की ताकि मैं अपनी भूमिका निभा सकूं। मैंने सुना कि तुम उस दिन सियाटल जा रही हो और मैं सोच रहा था, क्या तुम किसी के साथ जाना चाहोगी? मैंने प्रस्ताव दिया। मुझे एहसास हुआ कि उसकी योजनाओं के बारे में जानने से बेहतर है कि मैं उन्हें साझा करूं। अगर उसने हाँ कहा तो। वो मुझे खाली आंखों से घूर रही थी। क्या क्या तुम सियाटल जाने के लिए सवारी चाहती हो? उसके साथ कार में अकेले? यह सोचकर मेरा गला जल गया। मैंने गहरी सांस ली। इसकी आदत डालो। किसके साथ? उसने उलझन में पूछा। जाहिर है, मेरे साथ, मैंने धीरे से कहा। क्यों? क्या यह वाकई इतना चौंकाने वाला था कि मैं उसका साथ चाहूं? उसने मेरे पिछले व्यवहार के लिए सबसे बुरा अर्थ लगाया होगा। मैंने यथासंभव सहजता से कहा। मैं अगले कुछ हफ्तों में सियाटल जाने की प्लानिंग कर रहा था और ईमानदारी से कहूं तो मुझे यकीन नहीं है कि तुम्हारा ट्रक वहां जा पाएगा। खुद को बहुत गंभीर होने देने की वजह से चिढ़ाना ज्यादा सुरक्षित लगा। मेरा ट्रक ठीक काम करता है। तुम्हारी चिंता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, उसने उसी हैरान करने वाली आवाज में कहा। वह फिर से चलने लगी। मैं उसके कदम से कदम मिलाकर चल रहा था। स्पष्ट रूप से मना नहीं, लेकिन ये बहुत करीब था। क्या वो विनम्र थी? लेकिन क्या तुम्हारा ट्रक एक टैंक गैस पर वहां पहुंच सकता है? मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हारा काम है, उसने बड़बड़ाते हुए कहा।
उसका दिल फिर से तेजी से धड़क रहा था, उसकी सांसें और तेज चल रही थीं। मुझे लगा कि चिढ़ाने से उसे राहत मिलनी चाहिए, लेकिन शायद मैं उसे फिर से डरा रहा था। सीमित संसाधनों की बर्बादी हर किसी का काम है। मेरी प्रतिक्रिया मुझे सामान्य और सहज लगी, लेकिन मैं नहीं बता सकता था कि उसने भी इसे उसी तरह सुना या नहीं। उसका खामोश दिमाग मुझे हमेशा के लिए उलझन में डाल देता था। ईमानदारी से कहूं तो एडवर्ड, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मुझे लगा कि तुम मेरे दोस्त नहीं बनना चाहते। जब उसने मेरा नाम लिया तो मैं रोमांच से भर गया और मैं उसके कमरे में वापस गया। उसे मुझे पुकारते हुए, मुझे रुकने के लिए कहते हुए सुन रहा था। मैं चाहता था कि मैं उस पल को हमेशा के लिए जी सकूं, लेकिन इस बिंदु पर केवल ईमानदारी ही स्वीकार्य थी। मैंने कहा था कि अगर हम दोस्त नहीं होते तो बेहतर था। ऐसा नहीं कि मैं दोस्त नहीं बनना चाहता था। ओह थैंक्स, अब सब कुछ साफ हो गया है, उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। वह कैफेटेरिया की छत के किनारे रुके, फिर से मुझसे नजरें मिलाई। उसकी धड़कनें रुक गईं। डर या गुस्से में? मैंने अपने शब्दों को सावधानी से चुना। उसे देखने की जरूरत थी, यह समझने के लिए कि मुझे जाने के लिए कहना उसके हित में था। यह ज्यादा समझदारी होगी कि तुम मेरी दोस्त ना बनो। उसकी पिघली हुई चॉकलेट जैसी आंखों में देखते हुए मैंने पूरी तरह से रोशनी पर अपनी पकड़ खो दी। लेकिन मैं तुमसे दूर रहने की कोशिश करते करते थक गया हूं बेला। ऐसा लगा जैसे शब्द मेरे मुंह से जल कर निकल गए हों। उसकी सांस रुक गई और उसे फिर से शुरू होने में सेकंड लग गया और मैं घबरा गया। मैंने उसे सच में डरा दिया था, है ना? और भी अच्छा। मैं अपनी ना को स्वीकार करूंगा और इसे सहने की कोशिश करूंगा। क्या तुम मेरे साथ सियाटल चलोगी? मैंने सीधे सीधे पूछा। उसने सिर हिलाया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। हाँ, उसने मुझे हाँ कहा था और फिर मेरी अंतरात्मा ने मुझे झकझोरा। इससे उसे क्या नुकसान होगा? तुम्हें वाकई मुझसे दूर रहना चाहिए, मैंने उसे चेतावनी दी। क्या उसने मेरी बात सुनी? क्या वो उस भविष्य से बच पाई जिसकी मैं उसे धमकी दे रहा था? क्या मैं उसे मुझसे बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता था? इसे हल्का रखो, मैं खुद से चिल्लाया। मैं तुम्हें क्लास में मिलता हूँ। और तुरंत याद आया कि मैं उसे कक्षा में नहीं देख पाऊंगा। उसने मेरे विचारों को पूरी तरह से बिखेर दिया। मुझे जाते समय खुद को भागने से रोकने के लिए ध्यान लगाना पड़ा। इसी के साथ ट्वाइलाइट का एडवर्ड वर्जिन का भाग 5 निमंत्रण समाप्त होता है। जल्द ही मिलते हैं भाग 6 ब्लड टाइपिंग के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।